2025 एक ऐसा साल जो शायद याद रखा जाएगा जब बहुत कुछ पहली बार हुआ। सबसे पहले इंडिया ने 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती। उसके बाद आईपीएल में आरसीबी अपना पहला टाइटल जीतने में कामयाब हुई। और सबसे बड़ी स्टोरी थी इस साल की डब्ल्यूटीसी में टेम्बा बमूमा की कैप्टनसी में साउथ अफ्रीका की वो जीत। और बहुत कुछ बदला है। तो हमारी कोशिश है कि सब फॉर्मेट्स के प्लेइंग 11s आपके साथ डिस्कस करें और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उनकी भी बात करें। सबसे पहले मेरा फेवरेट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट, उसकी बात कर लेते हैं। ओपनर्स मैंने वहां पे केएल राहुल रखे हैं। सबसे पहले 45 की एवरेज से रन्स आए हैं और एक ब्रेक थ्रू ईयर जहां पे उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। होम सीजन में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, पर ऑल इन ऑल लग रहा है कि इस टाइम पे वो इंडिया के सबसे मेच्योर टेस्ट बैटर हैं। टेस्टिंग कंडीशंस में उनका टेम्परामेंट, उनकी ज़ील देख के इस साल मज़ा आया। उनके साथ ओपन करते हुए ट्रेविस हेड थ्रू आउट द ईयर ओपन नहीं किया, बट जब किया तो इम्पैक्ट डाला। श्रीलंका में किया, तेज रन किए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एशेज में 2 तगड़ी मैच विनिंग हंड्रेड्स। और उसके बियॉन्ड जाना बहुत मुश्किल है। स्पेशली पर्थ का वो शतक दिखा देता है कि ये प्लेयर कितना स्पेशल है। नंबर 3 पे मैंने एक ऐसा प्लेयर रखा है जिसने बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट इस साल नहीं खेला, पर जब खेला है तो एक दहशत डाली है और अपना इम्पैक्ट दिखाया है। बवूमा, और वही मेरे कप्तान भी होंगे। 4 मैचेस ही खेले, 310 रन किए 52 की एवरेज से, पर उन 4 मैचेस में एक था डब्ल्यूटीसी फाइनल जहां चेज में 66 रन आए, और उसके बाद ईडन गार्डन की उस ट्रेचरस विकेट पे 50 रन आए नाबाद, जिसने उनकी टीम को विक्ट्री दिलवाई और जो अल्टीमेटली सीरीज विन में भी कन्वर्ट हुई। तो 2 सबसे बड़ी विन्स इस साल की जो थी, उनमें उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस आए। नंबर 4, शुभमन गिल के बियॉन्ड जाना बहुत मुश्किल होगा। एक ब्रेक थ्रू ईयर, लगभग 1000 रन इस टेस्ट मैच में साल में। इंजरी ना होती तो उसे भी आराम से पार कर पाते। और क्लियरली दिखा कि जब वो साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं थे तो इंडियन बैटिंग ऑर्डर काफी डगमगाता हुआ दिखा। 70 की एवरेज से रन आए और भर भर के हंड्रेड्स भी उन्होंने किए इस साल। 5 पे बहुत सारी ऑप्शन थी हमारे पास। जो रूट 50 की एवरेज से रन कर चुके हैं, इंडिया के अगेंस्ट सीरीज अच्छी गई थी, एशेस में भी 100 आ चुके हैं। स्टीव स्मिथ की भी ऑलमोस्ट 50 की एवरेज के आसपास से रन आए हैं। पर मैंने यहाँ पे नंबर 5 पे प्लेयर रखा है हैरी ब्रुक। तो मुझे लगता है 5 पे प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो इम्पैक्ट डाल सके। हमें पता है कि उन्होंने हेडिंगली में क्या करके दिखाया। उनकी फर्स्ट इनिंग्स के हीरोइक्स ने एक जहां सिचुएशन में इंडिया डोमिनेट कर सकता था, उस मैच को बदला। और ओवल में अगर उनका वो थोड़ा सा ब्रेन फीड मूवमेंट ना आता तो वो सीरीज अपने नाम कर लेते। पर्थ में हमने देखा कि उनकी इनिंग्स का क्या इम्पैक्ट था। और फाइनली एमसीजी की विक्ट्री में मेरे हिसाब से उनकी फर्स्ट इनिंग्स ने कहीं ना कहीं बेसबॉल को रिवाइव करने में हेल्प की। तो 45 के एवरेज से ही रन आए हैं, बट मेरे हिसाब से सबसे इम्पैक्टफुल रन्स और मैन ऑफ द सीरीज भी थे वो, इसलिए मैं 5 पे रखूंगा। 6 पे मेरे पास 2 ऑप्शन थी, रविंद्र जडेजा और बेन स्टोक्स। रविंद्र जडेजा जहां 63 की एवरेज से उन्होंने रन स्कोर किए हैं, वहां बॉलिंग में वैसा इंपैक्ट नहीं रहा। 38 की एवरेज से उन्होंने विकेट्स लिए हैं। वहीं पे बेन स्टोक्स ने 23 के एवरेज से विकेट्स लिए हैं और 40 के एवरेज से रन स्कोर्स किए हैं। पर अगर मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द साइड देखूं और अगर फिफ्थ बॉलर की तरह इनको ट्रीट कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से डे 4 डे 5 पे स्पिनर होना थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेन स्टोक्स के रन्स उतने क्रिटिकल नहीं हो पाए जितने हो सकते थे। वहां मैं एक बैंकेबल ऑप्शन की फॉर्म में जडेजा को ज़्यादा कंसिडर करना चाहूँगा। नंबर 7 पे विकेट कीपर एलेक्स कैरी के बियॉन्ड जाना बहुत मुश्किल है। ऋषभ पंत भी थे कंटेंशन में, पर एलेक्स कैरी का एक ब्रेक थ्रू ईयर, 3 तगड़े मैन ऑफ द मैच उनके आए हैं, और जो कि इस साल की एक डिफाइनिंग स्टोरी रही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की। लगभग 50 के एवरेज से रन आए हैं और इम्पैक्टफुल रन, और सबसे बड़ी बात 76 की स्ट्राइक रेट से वो रन आए हैं, इसलिए उनके बियॉन्ड जाना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो मैं नंबर 8 पे ऑलराउंडर नहीं, एक प्रॉपर बॉलर की तरफ देखना चाहूँगा। पर हाँ, हमारे पास एक ऑप्शन है वहाँ पे एक ऑलराउंडर की भी, मार्को यानसन। 19 विकेट्स 22.4 की एवरेज के साथ, और साथ में 180 रन 30 की एवरेज से, जबकि लगभग उन्होंने 100 की स्ट्राइक रेट से रन्स किए। और क्लियरली देखा कि गुवाहाटी में उन्होंने इंडिया को बैट आउट भी कर दिया अपनी उस कहानी से। इस साल की साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी स्टोरी, डब्ल्यूटीसी में भी उन्होंने 4 विकेट्स लिए, तंग किया, मानुष लबिशान को दोनों इनिंग्स में आउट किया। उसके बाद इंडियन टॉर पे उन्होंने रबाडा की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया। यहाँ पे हमारे पास पैट कमिंस भी एक क्लोज कंटेंडर थे।
6 मैचेस 26 विकेट्स, पर WTC फाइनल्स नहीं जीत पाए और एशेज में भी वो नहीं ज़्यादा दिखे, इसलिए इंजरी के चलते मैंने उन्हें थोड़ा-सा पीछे इस पायदान पे रखा है। इसके बाद नंबर 9 पे एक ऐसा प्लेयर जिसके बियॉन्ड इस साल को हम देख ही नहीं सकते थे, का नाम है मिचेल स्टार्क। तबाही मचाई उन्होंने इस साल में, 55 विकेट्स लिए और 17 की एवरेज से, और जिस तरह से उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस एशेज में बार-बार मैन ऑफ द मैच बनके दिखाया है, 36 की उम्र में लगभग 150 की गेंदें करके, उनकी फिटनेस, उनकी लॉन्जेविटी को एक बहुत तगड़ा सलाम। इसके बाद भी हमें और ऑप्शंस भी चाहिए। मेरे हिसाब से एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए, वहाँ पे आप हार्मर के बियॉन्ड नहीं देख सकते। इंडिया में आके उन्होंने जिस तरह से तबाही मचाई और जिस तरह से पाकिस्तान में अपने जलवे दिखाए, 30 विकेट्स 15 के आसपास की एवरेज से, उनके बियॉन्ड इस साल कोई और देख ही नहीं पाएगा। नेथन लायन जैसे स्पिनर को भी उन्होंने ओवरशैडो किया है और शायद इस टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट के सबसे बेहतरीन स्पिनर बन के उभरे हैं। 11 पे भी हमारे पास ऑप्शंस थे। रबाडा इंजरी के चलते उतना नहीं खेल पाए। इवन वहाँ पे बुमराह ने भी 31 विकेट्स लिए, 22 की एवरेज से, 3 5 विकेट हॉल्स। पर मेरे हिसाब से हेडिंगली, लॉर्ड्स और ईडन गार्डन, जहाँ उनके 5 विकेट्स हॉल आए, वहाँ इंडिया हारी। वैसा सा इम्पैक्ट थ्रू आउट द मैच नहीं डाल पाए। एक ऐसा बॉलर जिसने इस साल सबका दिल जीता है और एक वर्कहॉर्स की तरह अपने आप को दिखाया है, फ्लैट विकेट्स पे अपनी जान डाली है, उसका शायद प्लेइंग 11 में होना बहुत ज़रूरी था। उनका नाम है मोहम्मद सिराज। 43 विकेट 27 की एवरेज से, और क्लियरली जब बुमराह नहीं थे उन्होंने स्टेप अप करके दिखाया। एजबैस्टन में टेस्ट जीता, उसके बाद ओवल में उनके हीरोइक्स के चलते इंडिया सीरीज ड्रॉ कर पाई, और घर में भी लगा कि कहीं ना कहीं वो पेनिट्रेशन उनमें आ गई है। तो ऐसे में टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो मेरी प्लेइंग 11 ये बन के सामने आती है। ओडीआई क्रिकेट की बात करें इस साल, तो प्लेइंग 11 में सबसे ऊपर नाम ओपनर में मेरे हिसाब से आएगा रोहित शर्मा। 650 रन, 50 की एवरेज, पर उसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, और वहां फाइनल्स में भी रन आए। तो मेरे तो कप्तान भी वही होंगे और ओपनर भी वही। उनके साथ ऑप्शन में मेरे पास डिकॉक भी थे, बट मैंने मैथ्यू ब्रिड्सकी को वहां पे रखा है। कई लोग कहेंगे कि वो मिडिल ऑर्डर में खेले हैं, पर ओपन उन्होंने अपने डेब्यू मैच में करते हुए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 150 भी किया था, और थ्रू आउट द ईयर वो हर कंडीशन में खेले हैं, और 64 की एवरेज से उनसे रन आए हैं। तो वहां उन्हें इग्नोर किया नहीं जा सकता, और बहुत सॉलिड बैटर लगे। इंडिया में भी आए तो एक कोलैप्स के बाद उन्होंने सिचुएशन को संभाला। 1 डाउन, विराट कोहली के बियॉन्ड आप कैसे सोच सकते हैं। 13 मैचेस में 3 नॉट आउट्स, और इस साल 651 रन, 65.1 की एवरेज से, और सीजन खत्म होते होते उन्होंने दिखाया कि वो पुराने लय में वापस आ चुके हैं। तो वो क्लियरली नंबर 3 पे आ जाते हैं। सेमीफाइनल्स में चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी नॉक आई, थ्रू आउट द ईयर उनके जलवे देखने को मिले हैं। 4 पे डेरिल मिचेल, 54 की एवरेज से रन आए, और बीच में एक बार ओडीआई के वो नंबर 1 बैटर भी बन गए थे, तो उनके बियॉन्ड जाना मुश्किल होगा। 5 पे मेरे हिसाब से केएल राहुल, 52 की एवरेज से 350 से ज्यादा रन्स, और 108 की स्ट्राइक रेट से वो रन्स आए हैं। मैचेस फिनिश करने की एबिलिटी उन्होंने इस साल दिखाई। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तक में भी एक बहुत क्रिटिकल नॉक खेली। विकेट कीपर भी वही होंगे, और क्लियरली बैंकेबल नंबर 5, सिचुएशन के हिसाब से नंबर 6 पे आके फिनिश करने की एबिलिटी भी रखते हैं। नंबर 6 पे एक ऑलराउंडर चाहिए था, तो वहां मैंने हार्दिक पांड्या को भी कंसिडर किया था, पर उस हिसाब से साल नहीं गया। सिर्फ 22 की एवरेज से रन आए हैं, और 38 की एवरेज से उन्होंने विकेट्स लिए, तो इसलिए वहां पे मैंने ग्लेन फिलिप्स को ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस दिया है। 71 की एवरेज से रन्स, 350 के आसपास, 115 की स्ट्राइक रेट, और बॉलिंग में भी 3 विकेट्स, और जहां बॉल हल्की फुल्की ग्रिप करती है, सॉलिड आपका नंबर 6 ऑप्शन वो बन के आ जाते हैं बॉलिंग के अंदर भी। उसके बाद नंबर 7 और नंबर 8 पे मेरे हिसाब से 2 ऑलराउंडर्स की जरूरत थी, और वहां पे मैंने सबसे पहले नंबर 7 पे रखा अक्षर पटेल। 36 के एवरेज से रन आए हैं, दिखाया कि फ्लोटर भी हैं, जब जरूरत है उन्हें आप नंबर 5 पे भी भेज सकते हैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से। और उसके साथ साथ उन्होंने 11 विकेट्स लिए, जिसमें इकॉनमी सिर्फ 4.47 की थी। नंबर 8 पे मिच सैंटनर, 26 की एवरेज से रन आए हैं, 210 के आसपास, जिनमें 12 छक्के भी हैं, 115 की स्ट्राइक रेट के साथ, और इस सीजन उन्होंने 25 ओडीआई विकेट्स भी लिए हैं, जहां इकॉनमी सिर्फ 4.5 की थी। अगर हमारे ये दोनों स्पिनर्स ऑलरेडी लॉक्ड हैं, जहां पे हमें पता है कि आपके पास ग्लेन फिलिप्स भी हैं आपको कहीं ना कहीं स्पिन बॉलिंग ऑप्शन देने के लिए, तो अब इसके बाद अब 3 प्योर
फास्ट बॉलर्स की तरफ देख सकते हैं। वहाँ पे नंबर 9 पे मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। आर्चर, जिन्होंने 9 मैचेस में 18 विकेट्स लिए, 5 की इकॉनमी के 7 रन्स दिए, और एक उभरता हुआ सितारा हर्षित राणा, 11 मैचेस, 20 विकेट्स, और चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम का पार्ट भी थे। ऑस्ट्रेलिया में जाके भी अपना जलवा दिखाया और साउथ अफ्रीकन सीरीज में भी टॉप ऑर्डर को तंग किया, पर इकॉनमी थोड़ी ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे जोफ्रा आर्चर को भी प्रेफरेंस दी है यहाँ पे नंबर 9 के लिए। पर हाँ, हर्षित राणा भी बहुत क्लोज थे मेरे लिए उस सिचुएशन पे। नंबर 10 पे मैट हेनरी के बियॉन्ड जाना बहुत मुश्किल होगा। एक खतरनाक साल था उनका, एक बहुत बढ़िया साल उन्होंने दिखाया, 31 विकेट्स ली, और क्लियरली इंजरी ना होती तो शायद और इम्पैक्ट डालते। 11 पे एक सरप्राइज पिक है, जेडन सील्स, एक यंग फास्ट बॉलर वेस्ट इंडीज से, 12 मैचेस में 27 विकेट्स के चलते क्लियर ऑप्शन है, और क्लियरली दिख रहा है कि वर्ल्ड क्रिकेट में उभरते हुए यंग फास्ट बॉलर्स में एक बहुत बड़ा नाम बनने के बहुत पास है वो। तो ये रहेगा मेरा प्लेइंग 11। आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पक्का बताएं। और अगर लगा कि आप 7 तक प्रॉपर बैटिंग खिलाना चाहते हैं और 8 पे एक और एग्रेसिव बॉलिंग ऑप्शन लेके आ सकते हैं, तो शायद मैं सैंटनर को 7 पे पुश करके अक्षर को बाहर निकाल के वहां पे कुलदीप यादव को भी ऐड कर सकता हूं कि उनका भी ये साल काफी अच्छा गया। कमेंट सेक्शन में आपकी पक्का से इसको लेके वेट रहेगी, और इसके बाद हम अगले फॉर्मेट पे चलेंगे। लास्ट फॉर्मेट की तरफ रुख देखते हैं। T20 फॉर्मेट सबसे डायनामिक फॉर्मेट रहा है इस साल, और अब वर्ल्ड T20 भी आ रहे, तो 26 में उस पर और ज़्यादा नजरें होंगी। वहां पे मैंने ओपन करवाया फिल सॉल्ट से, 43 की एवरेज से 450 के आसपास रन्स, 177 की स्ट्राइक रेट, और एक खतरनाक 100 आया था उनका साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 141 नॉट आउट का। उसके बाद उनके साथ उनके जोड़ीदार होंगे अभिषेक शर्मा। इस साल उन्होंने नंबर 1 T20I बैटर का भी खिताब अपने नाम किया, 850 से ज्यादा रन, 43 की एवरेज, और लगभग 194 का स्ट्राइक रेट। वन डाउन पे टिम साइफर्ट के बियॉन्ड जाना बहुत मुश्किल था, 51 के एवरेज से 550 से ज्यादा रन आए, और 164 की स्ट्राइक रेट उनकी भी रही है। वहां पे तिलक वर्मा, जिन्होंने इस साल काफी सारे ऐसे मैचेस हैं जहां पे टफ सिचुएशन से मैच जितवाया, और एशिया कप फाइनल कोई नहीं भूल सकता, वहां पे उनके भी अच्छे खासे रन आए, 47 की एवरेज पे, वहां पे 129 की स्ट्राइक रेट, एक सॉलिड नंबर 4, और जिन्होंने क्लियरली दिखाया कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। साउथ अफ्रीकन सीरीज में उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट्स पे भी काम किया। 5 पे हार्दिक पांड्या के बियॉन्ड जाना बहुत मुश्किल होगा, 33 की एवरेज से 153 की स्ट्राइक रेट से जहां रन्स आए, वहां पे उन्होंने 12 विकेट्स भी लिए 29 की एवरेज पे। तो आपके पास अगर 6 बॉलिंग ऑप्शन की रिक्वायरमेंट है, तो उनसे अच्छा ऑप्शन आज की डेट में नहीं, और हम सबको पता है कि वो एक अच्छे गन फील्डर भी हैं। वहां पे नंबर 6 पे फिनिशर के रोल में टिम डेविड के बियॉन्ड जाना बहुत मुश्किल होगा। इस साल उनके बल्ले से लगभग 400 रन आए हैं, 50 की एवरेज से, और लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से। स्पिन के अगेंस्ट भी अपनी गेम को काफी इंप्रूव किया है, बहुत तगड़ा 100 भी इस साल वो मार चुके हैं। इसके बाद 7 और 8 पे भी आपको कहीं ना कहीं T20 के बैलेंस के लिए ऑलराउंडर्स को ही देखना पड़ेगा। वहां पे मैंने 7 पे जेसन होल्डर को खिलाया, 20 की एवरेज से, 150 की स्ट्राइक रेट से रन आए हैं, पर बॉलिंग में 31 विकेट्स लिए उन्होंने इस साल, 22.6 की एवरेज से, और ILT20 में भी दिखाया कि न्यू बॉल के साथ उन्होंने अपनी पेनिट्रेशन को और बढ़ाया। एक रिवाइवल दिखा उनका इस साल, और क्लियरली दिख रहा है कि वो इस IPL में भी धूम मचाने के लिए पूरे रेडी हैं। नंबर 8 पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मिच सैंटनर और अक्षर के बीच में। मिच सैंटनर जहां पे बल्ले से बहुत तगड़ा कमाल दिखाया, 46 की एवरेज से रन स्कोर किए, वहां पे बॉलिंग उतनी इफेक्टिव नहीं रही, 32 की एवरेज से उन्होंने वहां पे विकेट्स दिए। वहीं पे अक्षर की अगर हम बात करें तो 20 की एवरेज से उन्होंने रन स्कोर किए, पर बॉलिंग में इस साल उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, 19 के एवरेज से, और 7 से कम की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए। वहीं पे मिच सैंटनर की इकॉनमी रफली 8 के आसपास की रही है। तो इसके चलते मैंने अक्षर को थोड़ा ज्यादा ऊपर प्रेफरेंस पे रखा है नंबर 8 पे, और क्लियरली जिस तरह का इंडिया का इस साल रिकॉर्ड रखा है, जान चुके हैं कि उन्होंने एक अच्छे खासे वैरायटी ऑफ कंडीशंस में अपने स्किल को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। 8 तक आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा सॉलिड बैटिंग बेस मिल गया, तो अब आप 3 प्रॉपर बॉलर्स के बारे में यहाँ पे सोच सकते हैं। वहां पे इस साल 3 बॉलर्स जिन्होंने अपने कद को और ऊंचा किया है, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं जेकब डफी। सबको पता है उन्होंने क्या किया इस साल, 15 की एवरेज से 35 विकेट्स, एक बड़ा नाम बन के आए हैं। RCB ने भी उनके ऊपर दाव खेला है, और ऑलरेडी जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है, ऑल फॉर्मेट में भी उन्होंने मचाया है, तो उसके चलते इन्हें इग्नोर करा नहीं जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस ने भी काफी इंप्रेस किया है,
अभी जो इंडिया अगेंस्ट सीरीज थी वहां पे उन्होंने 147 की बॉल भी क्लॉक की, अभिषेक शर्मा को भी बार बार आउट किया और ऑस्ट्रेलिया के भी हाईएस्ट विकेट टेकर थे वो इस साल 18 विकेट्स के साथ। नंबर 11 पे ऐसा प्लेयर जो शायद काफी सारे यंगस्टर्स के लिए एक मिसाल बन चुका है, जिसने क्रिकेट की पूरी डेफिनेशन ही बदल के रख दी है और जिसने ये दिखाया कि अगर आप हिम्मत रखते हैं तो आप कभी भी किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं। जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती 36 विकेट्स 13.2 की एवरेज के साथ और जिन कंडीशन जहां पे उन्होंने बॉल की है हर बैटर को उन्होंने तंग किया है, तो ऐसे में उनको इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं था। इसके साथ साथ और भी ऑप्शंस हैं। कुलदीप यादव का भी इस साल अच्छा ऑप्शन रहा था, अच्छा साल रहा था। हर्षद राणा ने भी इम्प्रेस किए और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर मेरे हिसाब से मेरा प्लेइंग 11 ही होगा। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में पक्का से बताएं। कोशिश करेंगे कि जो अगला लाइव होगा उसमें भी इन सभी टीम्स को डिटेल में डिस्कस करें और एक एक कॉम्पोजिशन, एक एक ऑप्शन को हम डिटेल में एनालिसिस करें। बने रहे चैनल के साथ, कोशिश करें तो इस वीडियो को पक्का से हाइप करें ताकि हमारी टीम को भी और प्रोत्साहन मिले और कॉन्फिडेंस आए कि जो हम कर रहे हैं शायद वो सही डायरेक्शन में है और उसके साथ साथ हम और कोशिश करें अपने आप को और बेहतर बनाने का। तब तक बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।